Hello students, now Digital Maths is with you for Euclid's Geometry एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 दोनों एक्सरसाइज एक ही वीडियोस के अंदर कवर कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइजेस थोड़ी छोटी है और अलग अलग पार्ट बनाने से बेटर है कि आप लोग दोनों एक्सरसाइजेस अच्छे से सीख सको। यूक्लिड्स ज्योमेट्री दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 क्लियर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था डिजिटल मैथ्स के ऊपर, तो आप लोग अगर वो इंट्रोडक्शन पार्ट मिस कर दिया है तो प्लीज गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे एक्सियम्स पोस्टुलेट्स क्या है जिसके बेस पे हम लोग कवर करने वाले हैं वो सारी चीजें का डिटेल दिया हुआ है। क्लियर। सो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है डिजिटल मैथ्स के ऊपर तो प्लीज गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन कम अगेन फॉर द एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2। क्लियर। सो हम लोग अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्लियर। दिस एक्सरसाइज इसके क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज 5.2 के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चंस है तो वो हम लोग करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें रीजंस भी देने हैं, मैंने शायद रीजंस लिखे नहीं बट मैं आपको बताते जाऊंगा हर एक चीज, तो नोट डाउन जरूर करना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ट्रू और फॉल्स। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, सिंगल लाइन अगर एक पॉइंट है उससे मैं लाइन ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये फॉल्स हुआ। अगर रीजन लिखना होगा तो रीजन क्या लिखेंगे, सो इट इज फॉल्स। रीजन इज बिकॉज इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन पास थ्रू दिस पॉइंट या थ्रू सिंगल पॉइंट। सो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही लाइन पास होती है। सेकेंड क्वेश्चन, देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बोल रहे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। 2 पॉइंट है, चलो ये 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट से पास होना जरूरी है। तो दोनों पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है, बाकी दूसरा वापस अगर लाइन ड्रॉ करता हूं वो भी उसी लाइन से पास हो रही है तो वो सेम लाइन गिनी जाएगी। सो देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, फॉल्स, क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। सो आंसर इज फॉल्स। सो आपका रीजन क्या रहेगा, बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्लियर। थर्ड, a terminated line can be produced indefinitely on both sides of these sides। एक लाइन है, इसको अगर मैं टर्मिनेट कर दिया है, यहाँ पे छोड़ दिया है, तो क्या मैं इसको आगे दोनों साइड में बढ़ा सकता हूं, प्रोड्यूस कर सकता हूं? यस, इस लाइन को आप आगे इधर भी ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। यस, यू कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, तो रीजन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पोस्टुलेट मेंशन कर सकते हो कि पोस्टुलेट्स में दिया हुआ ही है। क्लियर। If 2 circles are equal then their radii are equal। ये भी हमने एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स में पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर 2 सर्कल्स पूरे के पूरे इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है, तो उनका रेडियस तो इक्वल होगा ही। क्लियर। सपोज दोनों सर्कल है, ये दोनों सर्कल सेम है, डिट्टो टू डिट्टो कोइंसाइड हो रहे हैं, तो उन दोनों का रेडियस इक्वल होगा। सो ये भी आपका ट्रू होगा। देन इन फिगर 5.9, यानी ये फिगर दिया हुआ है, इफ ए बी इक्वल्स टू, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है, देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, हमने एग्जाम्स में पढ़ा था कि इक्वल्स मींस टू लाइंस आर इक्वल टू वन लाइन, देन दे बोथ आर इक्वल, मतलब इक्वल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, तो आपको मेंशन रीजन ट्रू आएगा। रीजन आपको पोस्टुलेट्स और जो भी पोस्टुलेट्स पर्टिकुलर है या एग्जाम्स है वो मेंशन करना होगा। क्लियर। समझ में आया ट्रू और फॉल्स कैसे पॉसिबल है। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। देखो पहले तो कुछ पॉइंट्स टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे टर्म्स है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो ये सब टर्म्स को डिफाइन करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिफाइन करना जरूरी है। तो यस, इन पॉइंट्स के अलावा इन पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए कुछ दूसरे टर्म्स पहले डिफाइन करने जरूरी है।
जैसे कि हम लोग बोलते हैं यस देर आर अदर टर्म्स विच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, दे आर प्लेन। प्लेन क्या होता है? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि भाई प्लेन लाइन, प्लेन सरफेस है, उसके अंदर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस होती है इवनली, पूरे पूरे प्लेन सरफेस के ऊपर लाइन स्प्रेड होती है, कैसे भी गिनो, क्लियर? सो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती है। देन पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। फिर लाइन, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। इन सब का पहले हमको डिटेल चाहिए, तो ये हमने डिटेल देख दिया, प्लेन पता कर लिया, पॉइंट विच हैज नो पार्ट, और लाइन जिसके कोई ब्रेथ नहीं होती है, लेंथ जरूर होती है, क्लियर? हमने देखा ही था इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर नहीं है प्लीज गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट, वहां पे मैंने क्लियरली समझाया हुआ है। फिर उसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर दोज विच लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑलवेज एट कांस्टेंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये दो सपोज लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन तभी होगी जब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को, और हमेशा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल होगा, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ही वो पैरेलल है, क्लियर? देन परपेंडिकुलर लाइंस, perpendicular lines are those lines which intersect each other in a plane at right angles, then the lines are said to be perpendicular to each other। मतलब एक ऐसे और एक एकदम राइट एंगल पे 90 डिग्री पे आता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन है, क्लियर? दो प्लेन्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं या फॉर्म होते हैं तो ही उसको परपेंडिकुलर लाइन कहा जाता है। देन लाइन सेगमेंट, व्हेन लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर। लाइन सेगमेंट ऐसा है जिसको हम आगे लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल सपोज है तो रेडियस ऑफ सर्कल एक तो सर्कमफ्रेंस से और सेंटर का डिस्टेंस, सर्कल के ऊपर से सेंटर तक का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। दैट इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता है रिवाइंड करो वापस देखो, रिवाइंड करो वापस देखो, आपको एक एक चीज क्लियर आएगी। स्क्वायर, all the four sides are said to be equal and each of its internal angle is right angle is called square। मतलब स्क्वायर आपको पता ही है, सारे की सारी साइड्स इक्वल होगी और उनके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये और ये सारे के सारे कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे, दैट इज नोन एज स्क्वायर। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री होंगे। क्लियर है? समझ में आया? नाउ क्वेश्चन 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अब आपको क्या है, दो पोस्टुलेट्स दे रहे हैं। फर्स्ट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिट्स अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एक तो क्या बोला है कि दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, उसके बीच में देखो बीच में बोला है तो जरूरी नहीं उसके एग्जैक्ट बीच में हो, कहीं पे भी हो सकता है, सी पॉइंट है, क्लियर? सेकेंड पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मतलब 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं एटलीस्ट, मिनिमम, उससे ज्यादा होंगे तो पता नहीं, बट एक तो ऐसे होते हैं जो एक लाइन पे ना हो, क्लियर? ये दो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, क्या करना है उसका मेन चीज, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। मतलब पहले आपको बताना ये जो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं उसके अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं, तो आपने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं भाई, दो टर्म तो इसमें डिफाइन पहले तो नहीं किया हुआ है कि भाई सी कहाँ पे है, बीच में है, ऊपर है, नीचे है, आगे पीछे कहाँ पे, वो नहीं, तो एक तो अनडिफाइंड टर्म है ही है। फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ये मेंशन नहीं किया वो 3 पॉइंट सेम प्लेन पे है कि नहीं, भाई सेम प्लेन पे है या इस अलग दूसरे प्लेन पे, एक पॉइंट इधर या तीसरे प्लेन पे है, तो इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन, तो वो चीज हमको देखनी है। तो ये हो गए अनडिफाइंड टर्म्स। फिर आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यानी ये कंसिस्टेंट है, तो कैसे कह सकते हैं कंसिस्टेंट है? नहीं, क्योंकि डिफाइंड टर्म नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्लियर? तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यस, दिस पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड टर्म्स इन द पोस्टुलेट्स आर, मैंने बोला कि अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं कौन कौन से, एक तो सी पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि वो कहां पे है, क्लियर? तो फर्स्ट, देयर आर मेनी पॉइंट्स दैट लाई इन अ प्लेन बट इन द पोस्टुलेट गिवन हियर द पोजीशन ऑफ सी इज नॉट गिवन।
मैंने बोला सी का पोजीशन नहीं दिया हुआ है, एज वेदर इट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी और नॉट, यानी वो ए बी के ऊपर है या नहीं है। फिर सेकंड, ऑन द टॉप ऑफ दैट देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द पॉइंट्स आर इन द सेम प्लेन और नॉट। मैंने प्लेन्स की भी बात की कि अलग अलग प्लेन में तो नहीं है कहीं पे, तो वो भी मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट व्हेन वी डील विद दिस टू सिचुएशन। देखो कंसिस्टेंट कब है उसकी सिचुएशन बताई गई है। पॉइंट सी लाइज इन ऑन दिस लाइन सेगमेंट ए बी इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब पॉइंट सी अगर ए बी लाइन के ऊपर आता है तो वो कंसिस्टेंट है। पॉइंट सी डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ये दोनों चीज अगर हम लोग को क्लियर कर दें तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है या नहीं, बाकी नहीं कह सकते। नो दे डोंट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, दे फॉलो द एक्सियम। ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे फॉलो द एक्सियम्स। तो आपके आंसर इस तरह होंगे। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये चैप्टर थियोरटिकल है थोड़ा सा, क्लियर। तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैथ्स के अंदर क्या थियोरी आ गई है, लेकिन दिस चैप्टर इज टोटली थियोरटिकल बेस्ड और समझना जरूरी है इजी, बहुत इजी है, लेकिन हर एक चीज को हर एक पॉइंट को समझना है, क्लियर, क्योंकि उसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, क्या बोला है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इक्वल्स टू BC, देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू हाफ AB एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। तो पहले फिगर ड्रॉ कर ले भाई, A और B के बीच में C है, सच दैट गिवन है हमको AC इक्वल्स टू BC, ये दिया हुआ है। अब AC इक्वल्स टू BC है तो नाउ एडिंग AC बोथ साइड, मैंने क्या बोला था AC इक्वल्स टू BC है तो उसके अंदर अगर दोनों साइड में AC ऐड कर दूं, क्योंकि ये इक्वल है, तो आपका यूक्लिड्स का थ्योरम के हिसाब से इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दे बोथ आर इक्वल, सो AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC, AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC। अब आप फिगर देख रहे हैं, देखो AC प्लस AC तो 2AC हो जाएगा, लेकिन BC प्लस AC क्या है, BC प्लस AC क्या होगा, पूरा फिगर के हिसाब से AB हो जाएगा। सो 2AC इक्वल्स टू BC प्लस AC, वी नो दैट BC प्लस AC इक्वल्स टू AB एज इट coincides विद द लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम फिगर, यानी फिगर से हमको पता चल रहा है कि BC प्लस AC जो है AB पूरा होगा। दिख रहा है ना फिगर से, क्योंकि BC इतना पार्ट है और AC इतना पार्ट है, तो BC प्लस AC क्या हो जाएगा, AB पूरा। सो 2AC इक्वल्स टू AB, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, तो इक्वल हो गए। सो AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड, यानी हमको प्रूव करना था। सो AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, क्लियर, समझ में आ गया। सो AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हमको जो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में आपको लिख देना है हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, in question number 4 point C is called midpoint of the line segment AB, prove that every line segment has one and only one midpoint। देखो समझना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, A B था और C जो मिड पॉइंट था, आपको प्रूव करना है कि हर एक लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो उससे पहले हमको नेगेटिव वे में जाना पड़ेगा। नेगेटिव वे में कैसे, तो सोचो कि एक लाइन है जिसमें P और Q दो अलग अलग मिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमको उल्टा कान बोलते ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा। अब ये पूछ रहे हैं भाई मिड पॉइंट, हमको पता है कि मिड पॉइंट एक ही होता है, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं, तो क्या करोगे, कान को टेढ़े उल्टे हाथ से पकड़ के फिर घुमा के लेके आओ, टेढ़ी उंगली करके फिर घुमा के लेके आओ। तो मैंने क्या बोला भाई, सोचो भाई P और Q दो मिड पॉइंट है AB का, क्लियर। सो लेट AB बी द लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट्स P एंड Q आर द टू डिफरेंट मिड पॉइंट्स ऑफ AB, ये हमने सोचा। अब मिड पॉइंट है तो AP इक्वल्स टू PB एंड AQ इक्वल्स टू QB होना चाहिए। नाउ एज P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, सो AP इक्वल्स टू PB एंड AQ इक्वल्स टू QB। देखो मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस ही बात है AP इक्वल्स टू PB होगा और AQ इक्वल्स टू BQ होगा, क्लियर, तो वो हमने लिख दिया। नाउ एडिंग AP टू द LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन AP इक्वल्स टू PB, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें AP ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में। सो वी गेट AP plus AP equals to PB plus AP, since PB plus AP equals to AB, so 2AP equals to AB, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ कि 2AP equals to AB, क्लियर, क्योंकि PB plus AP क्या होता है, AB होता है। अब सेम चीज हम लोग अगर इस इक्वेशन के साथ करें AQ plus QB के साथ, जिसमें AQ ऐड करें, सिमिलरली
2AQ इक्वल्स टू AB हो जाएगा इसी प्रोसेस के हिसाब से, 2AB इक्वल्स टू या 2AQ इक्वल्स टू AB। अब देखो इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, दोनों के RHS में AB है, इधर भी AB है, सो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2AP इक्वल्स टू 2AQ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हमारे यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के हिसाब से जो चीज एक सेम चीज के इक्वल है वो दोनों खुद भी इक्वल होंगे। इसीलिए देखो ये AB के इक्वल था, ये भी AB के इक्वल था, इसलिए हमने 2AP इक्वल्स टू 2AQ लिया। सो AP इक्वल्स टू AQ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल ऑफ वन अनदर। ओके, वो भी हमने एक्सेप्ट किया। तो अगर AP और AQ इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, P और Q सेम पॉइंट है। Thus we conclude that P and Q are the same points, hence proved that every line segment has one and only one midpoint. Hence proved that every line segment है only one and equal one point. उसके ज़्यादा points नहीं हो सकते। Obvious सी बात है, हमें पता था, लेकिन भाई बोला है प्रूव करना है तो टेढ़ी उंगली करके प्रूव कर लो। Clear? Now question number 6. In figure 5.10, if AC equals to BD, then prove that AB equals to CD। तो पहले फिगर देखना पड़ेगा क्या है भाई, फिगर तो पता है ये रहा। ओ हो भाई, AC equals to BD, then prove that AB equals to CD। देखो अगर बेसिकली हम लोग देखें, देखो मैं बताता हूं आपको समझ आ जाएगा। भाई बोला है AC equals to BD, देखो इस AC में से मैं अगर BC माइनस कर दूं तो क्या होगा, AC में से BC माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, AB बचेगा, और BD में से BC माइनस कर दूं। हमने पोस्टुलेट पढ़ा था कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन द रिमाइंडर इज इक्वल। आपने पढ़ा था कि भाई दो इक्वल में से अगर दो इक्वल को माइनस कर दें, जैसे AC इज इक्वल्स टू BD, तो दोनों में से मैं अगर AC माइनस BC कर दूं, इधर भी BD माइनस BC कर दूं, तो दोनों का रिमाइंडर जो है दैट इज AB विल बी इक्वल्स टू CD। तो हेंस प्रूव्ड, हमारा आंसर आ गया। सेम चीज देखो ध्यान से, इट इज गिवन AC इक्वल्स टू BD, फ्रॉम द गिवन फिगर वी गेट AC इक्वल्स टू AB प्लस BC एंड BD इक्वल्स टू BC प्लस CD। ऑब्वियस सी बात है, फिगर से देख लो, AC जो है AB प्लस BC है और BD जो है BC प्लस CD है। AB प्लस BC इक्वल्स टू BC प्लस CD, क्योंकि AB इक्वल्स टू BD दिया हुआ है तो हम ये दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं। Subtracting BC from LHS and RHS of the equation we get। अब क्या कर रहे हैं हम, दोनों साइड से BC माइनस कर रहे हैं, मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया था, एक्सप्लेन किया उसमें से। सो AB प्लस BC माइनस BC, BC प्लस CD माइनस BC, सो इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू CD। हेंस प्रूव्ड। भाई दोनों में से यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो अगर चाहो तो, कि व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर इज इक्वल। लेकिन आप देखो चाहना मतलब देना चाहो एग्जांपल रीजन तो दे सकते हो, अदरवाइज इट इज हेंस प्रूव्ड कि हमको क्या प्रूव करना था, AB इक्वल्स टू CD, तो वो हमने प्रूव कर दिया, AB इक्वल्स टू CD। क्लियर? मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये एक्सियम के बारे में है कि एक्सियम 5 जो दिया हुआ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। एक्सियम 5 क्या था, एक्सियम 5 याद करो, द होल इज इक्वल इज ग्रेटर देन पार्ट। क्लियर? सॉल्यूशन, एक्सियम 5 द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, ये था हमारा। तो ये फैक्ट क्यों है, ये ट्रूथ क्यों है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर भी एग्जाम्पल के साथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a pizza weight it is whole or complete, assume that it measures 2 kg। मतलब एक पिज्जा जो है सपोज पूरा है, उसका 2 kg वेट है। क्लियर? तो उसके पार्ट अगर हम लोग देखें तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, 200 ग्राम या जो भी। सो 2 kg जो है 200 ग्राम से बड़ा होता है, सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। बट व्हेन अ पार्ट फ्रॉम इट टेकन आउट एंड मेजर्ड, इट वेज बी स्मॉलर देन द प्रीवियस मेजरमेंट। उसमें से छोटा सा पार्ट अगर हम लोग लेंगे पिज्जा में से और उसका मेजरमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पूरे पिज्जा में से कम आएगा। सो द फिफ्थ एक्सियम और यूक्लिड इज ट्रू फॉर ऑल द मटेरियल्स इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ इसीलिए बोला गया है क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज ले लो, ये तो मैंने पिज्जा की बात की, आप कोई भी चीज ले लो, पेन पेंसिल रबड़ एनीथिंग, सो उसमें भी ये वैलिड रहेगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है। So moving ahead, hence axiom 5 is the list of Euclid's axiom is considered as
यूनिवर्सल ट्रूथ, इसीलिए उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोला गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 5.2, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, इसी वीडियो के अंदर समझा रहा हूं, ध्यान से समझे, हर एक चीज को प्रॉपर्ली समझे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स को आप कैसे लिखोगे? फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या था आपको पता है कि दो लाइन, मैं बता दूं, दो लाइन के ऊपर अगर तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनके इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम है तो वो आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी। इसको आप इजी वे में कैसे लिख सकते हो? तो चलो हम बताते हैं। Euclid's fifth postulate, if a straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, मतलब अगर इंटीरियर एंगल्स जो मैंने बताया वो लेस देन राइट एंगल, अगर इधर के लो तो इधर के देखने, इधर के लो तो दोनों इधर के देखने, ठीक है, लेस देन टू राइट एंगल, इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब उनको अगर प्रोड्यूस किया जाए तो मीट ऑन दैट साइड विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल, मतलब वो उस साइड में मीट करेंगे, वो उस साइड में मिलेंगे। इजी वे में लिखना है हमें। सो दैट इज द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इज अबाउट पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस के बारे में है, ऑब्वियस सी बात है। सो पैरेलल लाइंस आर द लाइंस which do not intersect each other ever and are always at constant perpendicular distance apart from each other। यानी यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट जो था वो पैरेलल लाइंस के बारे में था। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? द लाइंस which do not intersect each other, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, and are always at constant perpendicular distance अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनका फिक्स है, फिक्स डिस्टेंस के। जैसे रेलवे ट्रैक, दो रेलवे ट्रैक के बीच में एकदम फिक्स डिस्टेंस होता है, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। भाई जंक्शन आता है तो भी अलग, बाकी जो रेगुलर चलते हैं तो उसके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है, जंक्शन की चीज अलग है। क्लियर? सो दे आर पैरेलल फ्रॉम ईच अदर। पैरेलल लाइंस कैन बी टू और मोर लाइंस, पैरेलल लाइंस दो भी हो सकती है, भाई एक दो तीन कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि दो तो होगी, मिनिमम दो से ज्यादा पैरेलल लाइन हो सकती है। ए, इफ x डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए देन वी कैन ड्रॉ अ लाइन x थ्रू x विच विल बी पैरेलल टू दैट ऑफ लाइन ए। मतलब सपोज एक लाइन है ए, दूसरा एक पॉइंट है x जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो इस x पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं जो इस a लाइन के पैरेलल होगी। हाँ, ये जरूरी है कि वो पॉइंट उस लाइन पे नहीं होना चाहिए। अगर सपोज मानो कि x इस पे होता तो यहां से अगर मैं लाइन बनाता तो वो इंटरसेक्ट हो जाती, तो वो कभी पैरेलल लाइन बनेगी नहीं। सो अगर कोई लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है x, जिससे ऊपर नहीं जिसके बाहर, तो उस लाइन से हम बना सकते, उस पॉइंट से हम लाइन बना सकते हैं जो पैरेलल होगी। देन बी, देयर कैन बी ओनली वन लाइन दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट x विच इज पैरेलल टू द लाइन। ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक लाइन सपोज है ये वाली a लाइन और x पॉइंट है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी जो पैरेलल हो सकती है। दूसरी लाइन बनाने जाओगे कोई भी तो वो कभी भी पैरेलल नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी। सो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही बनेगी। तो हमने फिफ्थ पोस्टुलेट को इजी वे में लिख दिया है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन? एक्सप्लेन। क्या देखो, अभी हमने देखा फिफ्थ पोस्टुलेट, भाई फिफ्थ पोस्टुलेट बेस्ड ही पैरेलल लाइंस के ऊपर है, तो वो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस के साथ रहेगा। यस, यूक्लिड्स पोस्टुलेट डज इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द सम ऑफ राइट एंगल्स, देन टू लाइंस विल नॉट मीट अदर एट एनी गिवन पॉइंट, हेंस मेकिंग देम पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जैसे कि दो लाइन है, दोनों लाइन अगर है उनका इंटीरियर एंगल्स जो है 180 डिग्री हो रहा है एडिशन, यानी टू राइट एंगल्स बोलूं, तो वो हमेशा पैरेलल लाइन होगी। इसीलिए फिफ्थ पोस्टुलेट इसको वेरीफाई करता है, वैलिड करता है, पैरेलल लाइन का एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। एंगल 6 जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, एंगल 6 + 3 अगर 180 डिग्री है, एंगल 5 + एंगल 4 180 डिग्री है, तो ये दोनों ए और बी हमेशा पैरेलल लाइंस होगी। क्लियर? सो वो उसके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। सो this was the last question. Thank you very much.
इसी तरह हर एक चीज, ये तो देखो थोड़ा सा थियोरटिकल था तो आप लोग को भी ऐसा अजीब लगा होगा, बट थियोरटिकल है, बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर? मैथ्स में एक आध थियोरटिकल चैप्टर आ ही जाते हैं। सो प्रैक्टिस वेल, प्रिपेयर वेल, क्योंकि टेस्ट होगी इसकी भी। सो आप अपने आप से अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच।